द ग्रेट म्यूजिक लेगेसी अगर किसी स्टार की रही होगी तो वो डेफिनेटली राजेश खन्ना है. एंड आर जी, डी बर्मन प्लेड अ ग्रेट रोल इन दैट इन क्रिएटिंग दैट लेगेसी. तो वेरी ट्रू। एज लक वुड हैव इट, इस साल 10th डेथ एनिवर्सरी है राजेश खन्ना जी की. एंड जी, देन वन वन रियलाइजेस कि आज भी अगर आप रेडियो सुने तो ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ पंचम के सॉन्ग्स अगर आते हैं तो वो कहीं ना कहीं राजेश खन्ना से कनेक्टेड हैं. तो आई थिंक एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आर डी बर्मन का ये रहा है पूरे के पूरे लैंडस्केप के ऊपर, कि एक तो चेंजिंग साउंड के साथ आर डी बर्मन ने अपने आप को फिट किया. और साउंड को जितने कॉन्स्टेंटली उन्होंने चेंज किया, शायद शायद ही किसी और म्यूजिक कंपोजर का इतना बड़ा हाथ रहा होगा. मतलब मुझे लगता है कि दो तीन जो बड़े कंपोजर्स हैं हु हैव लेफ्ट एन a very big impression. To my mind, would have to be O.P. Nayyar ji, R.D. Burman, जी, and then I would say that the influence that A.R. Rahman has had. लास्ट ट्रू। 20 years में मुझे लगता नहीं कि उतना बड़ा इन्फ्लुएंस कोई और आया है. बट आई थिंक दैट इज वॉट मेक्स आर डी बर्मन स्पेशल. और कमाल की बात यह है कि अगर हम यहाँ पे किसी से भी एक स्पॉट पोल लेते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि आपका फेवरेट आर डी बर्मन सॉन्ग कौन सा है, तो 99% चांसेस हैं कि वो 70s का एक गाना होगा. तो दैट अगेन टेल्स अस दैट कि 40-50 साल के बाद भी अगर वो साउंड इतना फ्रेश है, तो ये जरा सोचिए या ये अंदाजा लगाइए कि उस जमाने में वो साउंड वो साउंड कितना इनोवेटिव रहा होगा. एक चीज और है जो पंचम साहब ने की थी, वो ये की थी कि उनके आने से पहले जितना भी म्यूजिक था वो माँ बाप लोगों का म्यूजिक होता था, यानी कि माँ बाप सुना करते थे। पंचम जब आए तो उन्होंने कॉलेज में, कॉलेज वाले जो लोग थे उनको वो एक सीन पर लेके आ गए थे, फिर म्यूजिक जो है वो कॉलेजेस में चलने लगा था। वो उनकी एक बड़ी खास बात मुझे समझ में आती है। मेरी भी पैदाइश उसी समय की है जिस समय ये आराधना वगैरह आई थी। तो मेरे तो जो कानों में मेरे पिताजी जो थे उनको बड़ा शौक था म्यूजिक का। तो मैं जब बड़ा हो रहा था तो मेरे मैं पंचम साहब के साथ ही बड़ा हुआ हूँ। तो मेरे कानों में आराधना, कटी पतंग, अमर प्रेम तो डेफिनेटली है, वो मेरे फेवरेट तो है। और जहां तक कही आपने साउंड चेंज करने की, तो वो तो आप उनके एक लक की बात और ये रही है कि आज हम लोगों को पंचम साहब के बारे में मालूम इसलिए ज्यादा है कि उन्होंने अपने म्यूजिशियंस को बहुत प्यार से रखा, बहुत प्यार से रखा। वो अपने साथ लेकर चले उनको। इसलिए जब पंचम साहब नहीं रहे तो उनके जो म्यूजिशियंस थे, लाइक दे वर वेरी वेरी पर्टिकुलर व्हेन दे वर टॉकिंग अबाउट पंचम दा। दे वर ऑलवेज अप्रिशिएटिंग एंड कंसीडरिंग हिम एज लाइक अ पेरेंट। सो वो एक उनकी बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने हमेशा क्रेडिट दिया, जैसे मनोरी दा को हमेशा उन्होंने क्रेडिट दिया, जी. बासु दा को दिया। सो दैट इज अ ग्रेट थिंग अबाउट पंचम। बट साउंड चेंज करने में अगर देखते हैं कि वो और थोड़ा पीछे जाते हैं, तो जो ऑर्केस्ट्रा आया था जो इंडस्ट्री में, शंकर जयकिशन, क्या कहेंगे उनके बारे में आप? देखिए, मुझे लगता है कि इतने छोटे अंतराल में इतना बड़ा इम्प्रेशन छोड़ना जो शंकर जयकिशन का म्यूजिक है, अगर आप जी, देखें कि 1947 के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर आप सिनेमा की बात करते हैं, तो द बिग फैक्टर्स इन हिंदी फिल्म्स, एंड फॉर द सेक ऑफ कॉन्वर्जेशन यहाँ पे सिर्फ हिंदी फिल्मों की बात हो रही है. दिस इज नॉट टू अंडरमाइन द ग्रेट स्ट्राइड्स मेड इन फिल्म्स ऑफ अदर इंडियन नो नो, लैंग्वेजेस. यस, या वी वर टॉकिंग अबाउट हिंदी फिल्म्स ओनली। जी, जी. तो एक हिंदी फिल्म की खासियत अगर आप ये देखें तो साउंड जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का है वो प्रैक्टिकली शंकर जयकिशन ने डिफाइन किया. आवारा, श्री 420, आइकॉनिक फिल्म्स जो आज भी अगर आप, बरसात, जी आज बरसात। भी, जी जी, आज भी अगर आप माइंड, इफ यू टेक योर माइंड बैक और अगर आप सोचते हैं कि 1950 के दशक की क्या साउंड थी, तो श- बेशक आपका फेवरेट दादा बर्मन के गाने हो सकते हैं, चाहे वो अ, देवानंद की फिल्मों के गाने हों, अ, और भी कई कंपोजर्स थे उस टाइम पे, बट जो डेफिनेटिव साउंड होती है एक एक पीरियड की, वो 9 आउट ऑफ 10 टाइम शंकर जयकिशन का नाम आएगा. तो जितना इन्फ्लुएंस उनका रहा है, आई थिंक शायद ही उतने छोटे पीरियड में किसी और का रहा होगा. दूसरी बात यह है किसी कि और का नहीं रहा होगा। जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा जो जिस जिस सेंस में पंचम वुड टेक इट टू द ग्रेटेस्ट ऑफ द हाइट्स, जो उनके नवरत्न कहलाते थे, जी, जो उनके साथ उनके म्यूजिशियंस थे, पीपल लाइक मारुति राव, बासु चटर्जी, मनोहरी सिंह, चंद्रकांत जी, होमी मुलान,
देवी चंद, Amrut Rao, and last but not the least, Bhupinder. What a fantastic singer and what a great guitar player. I mean, यहाँ पे शायद सबको पता ही रमेश होगा अय्यर बिकॉज जी। फैंस हैं, बट दम मारो दम का जो गिटार है वो भूपिंदर जी ने प्ले किया है. सो यस ये इस इतना इतना ज्यादा क्लोज निट एक फैमिली जैसा होना ऑर्केस्ट्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई थिंक अरेंजमेंट की अगर आप बात करते हैं तो शंकर जयकिशन ऑफ कोर्स आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इफ नॉट द ग्रेटेस्ट, बट लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को, स्पेशली प्यारेलाल जी का जो स्टाइल ऑफ अरेंजमेंट है, जी। बिग बिग साउंड ऑर्केस्ट्रा, चाहे परकशन हो, वायलिन्स हो, 12-12 वायलिन, जी जी, 6-6 एंड टॉप। एक एक बहुत कमाल की एक स्टोरी मुझे सुनाई थी एक राइटर ने कि एक एक बार कुछ 20 वायलिनिस्ट प्ले कर रहे थे एट द सेम टाइम, एंड प्यारे भाई could catch the one solo violinist जो जिसका ट्यून जो आउट ऑफ ट्यून था वायलिन, और सिंपली बोला कि तुम्हारा वायलिन ट्यून्ड नहीं है, इसको ट्यून करो. तो दैट जी, काइंड ऑफ ब्रिलियंस. और आपको जानते हैं. कानसुर थे वो, उनको कानसेन कहा जाता था। जी जी, और एक एक तो कमाल की बात यह है कि अभी जो ओम शांति ओम आई थी उसमें जो जी, फ्लैशबैक में एक गाना था, उसका अरेंजमेंट करने के लिए विशाल और शेखर ने जी। प्यारेलाल जी को बुलाया था, एंड फॉर मेकिंग अ डिविएशन फ्रॉम द नॉर्म एट दैट टाइम, वो लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ वो गाना रिकॉर्ड हुआ था, बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ साउंड दैट यू वुड गेट. तो आई थिंक. और जी बोलिए. जी, वो ओम शांति ओम की आपने जो बात कही है उसमें, ये बीच में एक किताब में मैं पढ़ रहा था कि वो चूंकि उस समय रॉयल्टीज का बड़ा चक्कर था, तो ए आर रहमान साहब को ये म्यूजिक पहले म्यूजिक करने के लिए कहा गया था, बट वो तैयार नहीं होते क्योंकि उन्होंने कहा था कि इसके सारे राइट्स या जी राइट्स यानी जी. परफॉर्मेंस राइट्स वो मैं अपने पास रखूंगा, इस वजह से उनको नहीं मिला था। एंड और लक्ष्मीकांत जी। लेट मी शेयर अ ट्रिविया हियर कि दिल्ली 6 का जो मसक अली गाना है वो ओरिजिनली रहमान साहब ने फराह के लिए कंपोज किया था इस फिल्म में, ओम शांति ओम के लिए. दैट द हाँ। ट्यून वाज अ ट्यून व्हिच वाज एक्सप्लोर्ड हियर फॉर द फर्स्ट टाइम. यस। तो ये होता रहता है, बनाते हैं किसी और को देते हैं। और लक्ष्मण प्यारेलाल जी के जो बात करते हैं तो वो मुझे समझ में आ जाता है कि उनके ऊपर ये ऑर्केस्ट्रा का इम्पैक्ट क्यों रहा है, क्योंकि शंकर जयकिशन जी उन्होंने बहुत समय तक उनके साथ रहे हैं, वो जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसका इम्पैक्ट एक पड़ना ही था। वो मतलब साथ रहे यानी कि वो देख रहे थे कैसे म्यूजिक ग्रो कर रहा है। और जब सेबेस्टियन साहब वहां रहते थे, या अगर आप कहें गोंजाल्वेस एंथोनी साहब एंथोनी जब सर. थे उनको जी जिसके बारे में कहा जाता है कि माय नेम इज एंथोनी उन्होंने करके वो गाना लिखा था, बट वो कितना सच है वो तो अब कौन ही जानेगा। बट वो जब उनको म्यूजिशियंस को, इतने बड़े बड़े म्यूजिशियंस को देख रहे थे, तो डेफिनेटली वो आगे चल के लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को यही करना था। और आ, आज भी मेरे ख्याल से एक वो अकेले ही हैं कि जो विदेशों में भी जाके सिम्फनी को यानी कि प्ले करते हैं उसके साथ। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिशियन ऑफ लाइक इंडियन इंडस्ट्री वी हैव एवर क्रिएटेड। मैं मतलब आप पंचम का तो मैं फैन हूं, बट अगर आप किसी म्यूजिशियंस की अगर हम बात करते तो नथिंग लाइक प्यारेलाल साहब। अरेंजर, व्हाट एन अरेंजर. I think you and I are are on the same page here because मैं भी अलग अलग मेरा phases रहे हैं. कभी दादा बर्मन, जी there are many times when I prefer दादा बर्मन RD साहब, and जी uh, there is AR रहमान who's always on the radar. कहीं ना कहीं से रहमान साहब का कोई ना कोई गाना आ ही जाता है. And there are जी many musicians and composers that you like. I mean, when we recently lost बप्पी लहरी, तो जो जी 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 एक रिवाइवल हुआ है बप्पी लहरी के उन गानों का, जो अमूमन लोग जानते नहीं है. मतलब पीपल पीपल ऑफन जस्ट एसोसिएट बप्पी दा विद डिस्को और दैट स्पेसिफिक साउंड, बट कुछ कुछ गाने उनके अगर आप सुने, बेहद हंसी। माना हो तुम बेहद हंसी, मतलब इट्स अ सॉन्ग व्हिच इज एट सम अदर लेवल. यस सो वो उनका जो जो होल्ड है वो भी काफी अंडरमाइन हो जाता है बहुत टाइम पे. बट आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ कि रह रहे के ना, मतलब जाके बात रुक जाती है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पे. एंड यस। आज भी अगर आप सरगम के गाने प्ले करें, राम जी की निकली सवारी या डफली वाले, डफली वाले में 6 डफली थी। आप, मैं कल ही एक इंटरव्यू देख रहा था, 6 डफली, 6 घुंघरू के सेट, और बजाने वाले थे सुरेश सोनी साहब जी. जिन्होंने वो पूरा क्रिएट किया था। लाइक वो क्रेजी थे। जैसा वो कहते थे कि अगर एक चाहिए, वो कहते नहीं एक से काम नहीं चलेगा, 10 लगाना है। तुम्बा, 6 सेट्स ऑफ तुम्बा। दैट्स व्हाई हम्म. जब आप उनका म्यूजिक सुनते हैं और वो अलग अलग टोन पे चलता था,
यानी कोई एक पर चल रहा है, दो पे, और बाद में मिक्स करके उनको एक साथ लगा के, जैसा उन्होंने उस दिन हम के साथ भी किया, वो जुम्मा चुम्मा वाला जो सॉन्ग है, या उसमें भी उन्होंने वही प्ले किया था। तो अब हम, बात वही है कि अगर आप म्यूजिक की बात करते हैं तो बाउंड्रीज नहीं रह जाती हैं कि कौन पंचम है, शंकर जयकिशन है, या अच्छा म्यूजिक जो भी देता है उसमें। हाँ, वो बात आ गई कि हम लोग फैन हो जाते हैं किसी के, वो फैन होने का कारण यही है कि वो उस उम्र में हम लोग सुनते हुए आगे बढ़े हैं। 90s में जब वो दौर था, जवानी का दौर था, तो जतिन ललित के भी गाने बड़े पसंद आए। अरे लोग आज कहते हैं कि 90s का दौर बहुत बकवास था। मैं नहीं मानता हूं ऐसे, वो मैं एक अलग जमाना ना था। मैं 90s को बकवास मानता हूँ, ना मैं 80s को बकवास मानता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे जेम्स हैं इन इन डेकेड्स में जो कमाल का म्यूजिक, एंड स्पेशली जतिन ललित आई थिंक आर एक्चुअली द वो, टॉप पेयर्स ऑफ आर डी बर्मन साउंड। यस, एंड वो एक अपने एक और थे निखिल विनय, एक निखिल विनय ने छोटे बहुत टाइम के लिए आए थे, बट यस, सॉन्ग्स ऑफ चोर और चांद, आई मीन व्हाट लवली चोर सॉन्ग्स चांद, और वो सोनू निगम का जो दीवाना एल्बम जिससे वो बड़े एल्बम। फेमस हुए थे, वो भी निखिल विनय का ही था। हाँ, वो मतलब दैट साउंड, आई थिंक जतिन या ललित में से किसी एक ने ये इंसिडेंट भी रिपीट किया था कि आर डी बर्मन की डेथ के बाद जब वो अपना वो कंडोलेंसेस पे करने गए थे, वहां पे अ, आशा भोसले ने इनको कहा था कि अरे तुम्हारा एक गाना सुना, बहुत अच्छा है, बिल्कुल पंचम जैसा है। सो दे जी, वर तो इससे सरप्राइज्ड दैट दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ एन आर्टिस्ट कि हर हस्बैंड पास्ट अवे, यस, she is in a state of shock, and she's not a regular person, I mean she's आशा भोसले, यस, and शीज वहां पे आशा। भी she points out कि अरे तुम्हारा साउंड इतना अच्छा। मैं I remember when I was working on my कयामत से कयामत तक की किताब, जी, so I was very lucky that nearly everybody associated with the film spoke about it, and right from Mansoor Khan who said कि मैं फिल्म शूट करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं था जितना गाने शूट करने में था, वो बिकॉज मैं एक्चुअली बहुत उसने ही एक्साइटेड पूरा था। आके चेंज कर दिया था। क्यूएस क्यूटी ने आके पूरा सीन थी, मैंने प्यार किया ना थोड़ी सी शुरुआत कर दी थी, बट वो राम लक्ष्मण जी ने तो पूरा उठा के वैसा ही रख दिया था। बट क्यूएस क्यूटी ने पूरा पूरा लैंडस्केप पूरा चेंज किया था, नहीं, वो पूरा। आपकी बात बिल्कुल सही है, और इसमें देखिए एक एक कमाल की बात ये है कि आरडी वाज सपोज्ड टू कंपोज द म्यूजिक ऑफ द फिल्म बिकॉज इट वाज अ यस, फोरगॉन यस, कंक्लूजन कि नासिर नासिर हुसैन की फिल्म है। नासिर हसन हुसैन में कैसे नहीं होंगे वो, और मजरू सुल्तानपुरी जो है, तो फिर आरडी कैसे नहीं होंगे। तो उसमें मंसूर ने कहा था कि he said that I was very confident that Pancham uncle will deliver whatever I asked for and beyond that, but he said कि मैं उनको कैसे बोलूं कि ये ट्यून ठीक नहीं है या इसमें वो डेप्थ नहीं है, जबकि यस, मंसूर हिमसेल्फ इज अ वेरी म्यूजिकली आई मीन अट्यून्ड पर्सन। वो ड्रम्स प्ले करते थे, और बहुत सारी ट्यून्स जो कयामत से कयामत तक में है, वो इनिशियल उसका जो इवन सेटिंग अप है, बोथ आनंद एंड मिलन बोथ एग्री दैट मंसूर प्लेड अ स्टेलर रोल। एंड बोलना कि मुझे लाइव ब्रास बैंड वाला ट्रम्बोन चाहिए, पापा कहते हैं मैं कहीं से खिलाओ। फिर उन्होंने दोनों भाइयों ने फिर फाइनली एक नेवल बैंड में एक ट्रम्बोन प्लेयर को ढूंढा, फिर जी, अकॉर्डियन प्लेयर्स, एंड उसके उस टाइम का जो म्यूजिक उन्होंने रिकॉर्ड किया, एंड द म्यूजिशियंस दैट दे यूज्ड, आई मीन पीपल लाइक विजू शाह एंड रमेश अय्यर ऑन द गिटार्स एंड ऑल। अब यस, कमाल की बात यह है कि जिस दिन पिक्चर रिलीज हुई, उस दिन द मोस्ट एक्साइटेड पर्सन फॉर द म्यूजिक वाज आर डी बर्मन। एंड आनंद या मिलन कहते हैं कि बिल्कुल प्रीव्यू के बाद पकड़ लिया और बोला कि अरे क्या साउंड है, कैसे कैसे रिकॉर्ड किया तुमने, तो बोला अरे जो आप करते हो वही हमने किया है। सो बोला कि बस मैंने हमने भी वहीं पे फिल्म सिटी में रिकॉर्ड किया, फिल्म सेंटर में, सॉरी। फिल्म एंड सेंटर, यस, फिर टेक्नीशियंस भी वही यूज किए, बट दिस वाज ब्रिलियंट, द ब्रिलियंस ऑफ आर डी बर्मन, दैट at that age also he was enthusiastically asking Anand and Milan ki how did you get this sound that you got, ही वाज and क्रेजी फॉर द साउंड, ही वाज yeah, क्रेजी I फॉर द think साउंड ये हिमसेल्फ। दो फिल्में जो उनके हाथ से चली गई, एक एक कयामत से कयामत तक और दूसरी राम लखन। कर राम लखन, जी, राम लखन का तो उनको एक्चुअली वो दिल जो उनका टूटा, वो राम लखन की वजह से हाँ वो टूटा था, उस बाकी सब उस तो। या वो उस फिल्म ने बड़ा दुख दिया, आई मीन फॉर पीपल हु आर नॉट अवेयर हियर, तो राम लखन वाज ओरिजिनली नॉट सपोज्ड टू बी डायरेक्टेड बाय सुभाष घई, इट वाज जस्ट सपोज्ड टू हैव सुभाष जी एज अ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर। एंड आई थिंक उस टाइम पे वो अमिताभ बच्चन साहब के साथ देवा कर रहे थे, देवा प्रॉब्लम में आ गई, देवा शेल्व हो गई, तो सुभाष घई के पास कोई रेडी स्क्रिप्ट नहीं थी, तो ही जस्ट डिसाइडेड टू डायरेक्ट राम लखन। और जब डायरेक्शन की बात आई तो कहीं लक्ष्मी प्यारे ने उनपे, ऐसा कहते हैं, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, बट हो भी सकता है बिकॉज एक इतना अच्छा वर्किंग रिलेशन है, तो कहते हैं कि लक्ष्मी प्यारे ने थोड़ा सा उनपे
एक इमोशनल प्रेशर डाला कि अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं और हम म्यूजिक ना दें तो फिर बात जमती नहीं। तो जिस तरीके से तो आर डी बर्मन के क्लोज थे, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वो फिल्म उनसे छीनी गई, तो वो जी। लाइक यू राइटली सेड, इट रियली ब्रोक हिज हार्ट। एंड आप देखें Ac- 89 से 92 वो आई थिंक, जब बस 1942 आती है, जस्ट 3 years बस एंड वेरी बैड फेज फॉर आर डी क्योंकि बर्मन। उनको उनको दुख यही हुआ था कि जिस तरीके से हुआ है, वो कहते थे कि ये जो हुआ है उसका दुख नहीं है, बट जिस तरीके से हुआ है, किसी ने इतनी कटसी नहीं दिखाई कि हम मेरे को बता देते। जैसे कि उनको प्यारेलाल साहब लक्ष्मीकांत जी से बहुत उम्मीद थी, क्योंकि वो तो हाँ उनका हाँ, खास दोस्त हुआ करते थे, खास दोस्त थे। बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद थी कि हो जाएगा, बट देखिए वो फिल्म इंडस्ट्री है, तो अब वहां गला काट तो चलता है, क्योंकि लक्ष्मी प्यारेलाल जी का भी उस समय वही हिसाब चल रहा था। पिछले 15 सालों से पंचम ने उनकी वाट लगाई हुई थी, तो वो थोड़ा सा हो तो जाता ही है। आप जतिन साहब की बात कर रहे थे, तो वो जतिन जी ने अभी बताया कि उनका एक जो खुद पहला, शायद पहला ही गाना है जो उन्होंने राजू बन गया जेंटलमैन में शायद गाया था, देख कर मुझसे कहीं, रूट कर तुम मुझसे कहीं जाओगे। तो उन्होंने, जब वो कहीं बैठे इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने कहा इस गाने को आप फिर से सुनिए और बंद करके फिर आप रिम झिम करे सावन सुनिए। हम्म। उन्होंने कहा आज तक किसी को नहीं पता है कि मैंने पंचम साहब के गाने की पूरी कॉपी की है ये। मतलब लोग देखिए, वाग ये कहने में भी उनको उनको प्राउड फील होता है। ये बाकी लोग छुपाते हैं, बट ये उनके लिए प्राउड की बात है कि उन्होंने उनके गाने को थोड़ा सा एक नया रूप दिया। दिस इज व्हाट ऑल पंचम इज ऑल अबाउट, यू नो। नहीं, that's true because at the end of the day, uh, inspiring people to do their best is something what real artists do. एंड जैसे हम शंकर जयकिशन की बात कर रहे थे, अगर उन्होंने पूरा साउंड ही डिफाइन कर दिया था एक एरा का, और जी आप जो कह रहे थे कि उससे पहले वो पेरेंट्स के, बुजुर्गों के गाने होते थे, तो जितना चेंज सोसाइटी में मिड 60s से अर्ली 70s के बीच में हुआ, अगर आप देखें पूरा, एक तो इंडिया का जो नेहरूवियन ट्रस्ट विद डेस्टिनी का जी जो कहीं एक क्वेश्चन किया रहा था को कि क्या ये सही रहा थी, वो जो 62 के वॉर के बाद बिल्कुल सामने आ गया था क्वेश्चनिंग। उसमें अगर आप स्क्रीन पे देखें तो पीपल लाइक धर्मेंद्र जी, चाहे वो फूल और पत्थर हो जिसमें वो अपनी शर्ट निकाल के, अनलाइक एन एक्शन स्टार, मतलब लाइक अ लीडिंग मैन, पहली बार आपको बिना कपड़ों के दिख रहे थे, वो अगर चेंज देखें आप। उसके बाद अगर आप राजेश खन्ना की अराइवल देखें और आराधना देखें, जो क्वेश्चन, और शमी कपूर का जो उस टाइम पे रेबल में केरा डैम, द डेविल में केरा डैम एटीट्यूड था, उसको जो साउंड पूरे ग्लोबली चेंज हो रहा था, वो इंडिया में आर डी बर्मन के आने के बाद ही हुआ। अगर आप देखें तीसरी मंजिल का जो म्यूजिक है, वो एक एक डेफिनेटिव पॉइंट बताता है 60s में कि इसके बाद चीजें चेंज हो जाएंगी। एंड वाओ वो दैट वाज ब्रिलियंस, या वो ब्रिलियंस पकड़ के टू ट्रांसलेट दैट ऑन टू द स्क्रीन इज समथिंग विच इज वेरी रेयर। एंड अगर आप वो फेज पूरा देखते हैं आर डी बर्मन का, जो जिस लेवल का एक्सपेरिमेंटेशन है आर डी बर्मन का, चाहे साउंड के साथ हो या मूक सिंथेसाइजर के साथ हो। इनफैक्ट एक एक गाना, डार्लिंग डार्लिंग में एक गाना है, उसमें परकशन मिल नहीं रहा था, तो अमृत राव जी जो उनके परकशनिस्ट थे आर डी पीठ बर्मन पे के, बजा। उनके पीठ पे बजाया है, तो बात है। तो यस so this kind of brilliance, and सत्ते पे सत्ता में जो बाबू का जो थीम है, जो यस गार्गल करके उन्होंने किया था, गार्गल एनिट ने किया था जो। and the way he has used Annette Pinto's voice in many films, चाहे वो दिलबर मेरे गाना हो या बर्निंग ट्रेन का पीछे जो साउंड ट्रैक था। और लोगों को अब बर्निंग साउंड, बर्निंग ट्रेन की जब आप बात बताते हैं, तो उसका जो टाइटल सॉन्ग है, आपने उसमें ध्यान दिया होगा कि वो घड़ी की एक आवाज चल रही है उसमें साथ में, क्योंकि टाइम बम लगा हुआ था। या ये ये टिक टिक पीछे चलता रहता है, वो म्यूजिक चलता रहता है उसके साथ। और आप, मुझे नहीं मालूम कितने लोग उस हद तक जाते होंगे, आप डेफिनेटली गए होंगे। पंचम का जो कि एक टाइटल ट्रैक्स हैं जो, या जो उनका बैकग्राउंड स्कोर है, वो अपने आप में इतना शानदार है कि अगर आप कोई सुनने जाएंगे तो आपको लगेगा यार ये ट्यून दूसरे गाने में, मतलब क्रिस क्रॉस उन्होंने इतना किया है कि एक हल्का सा एक रिदम उठा के उन्होंने पूरे के पूरे गाने बनाए हैं। तो उनका दैट इज टाइटल व्हाट आई ट्रैक्स। थिंक, या दैट इज व्हाट आल्सो सेपरेटेड हिम, बिकॉज उस जमाने में अनलाइक टुडे म्यूजिशियंस एंड कंपोजर्स के लिए बहुत बड़ा एक, जब तक रिकॉर्ड नहीं बिकेगा ना, बात नहीं जी बनती थी। तो अगर आप पुराने कोई भी आप उठा के देखें साउंड ट्रैक्स, चाहे धर्मात्मा का हो,
इनफैक्ट कल्याण जी आनंद जी की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बट कल्याण जी जी, आनंद जी का भी जो इन्फ्लुएंस रहा है बैकग्राउंड स्कोर पे स्पेशली, वो तो बहुत वो वो मतलब आप डॉन देखिए, आप जॉनी मेरा नाम देखिए, फिल्म। एक्चुअली वो जो नया साउंड है वो थोड़ा सा ले आए थे, बाबला जो हैं वो लेकर आए थे सिंथेसाइजर वगैरह, वो या बाहर जाने लगे थे तो वहां से लेके आ गए थे। शुरुआत उन्होंने कर दी थी मिनी लाके या कोर्ग लाके, वो कुछ एक इंस्ट्रूमेंट वगैरह लेकर आए थे। वैसे कहा जाए तो असली चीज तो वो है जो बीन की धुन है, जो कि कल्याण जी ने खुद बजाई है। सबसे पहले तो कहा जाता है कि वो वही उन्होंने ही शुरुआत की है उसकी, हाँ कल्याण उसमें, जी ने। या उसमें एक वो है, मतलब डिपेंड करता है आप कैसे देखते हैं, दो तीन और जी, म्यूजिशियंस हैं वो क्लेम दैट वो हाँ कि क्लेबॉय वो उन्होंने बजाया था। बट यस। बहरहाल जो भी है, कल्याण जी का जो इन्फ्लुएंस रहा है, तो ये आपने एक ये तार थोड़ा पहले भी छेड़ा था कि जब आप सीनियर्स को ऑब्जर्व करते हैं, एंड कई इनमें से ऐसे लोग थे जो एक दूसरे को असिस्ट भी किया करते थे, लाइक जी लक्ष्मी प्यारे ने कल्याण जी आनंद जी को असिस्ट किया जी एट सम पॉइंट। इनफैक्ट प्यारेलाल जी ने दो तीन गाने में काम भी किया है आर डी बर्मन के साथ, सो इतना जी, क्लोज इनका एक रिलेशन रहा है। तो बैकग्राउंड स्कोर यूज्ड टू मेक अ वेरी बिग डिफरेंस, एंड दैट इज वेरी वेयर बिग डिफरेंस। ये जो इनके नवरत्न थे, चाहे जी, मनोहरी सिंह हो या बासुदा हो, द रोल दैट दीज गाइस प्लेड, एंड लेटर कर्सी लॉर्ड थे, एंड भानु गुप्ता। फ्रैंको, या फ्रैंको के ड्रम्स, मतलब अब वो इतना यस, इन्फ्लुएंस रहा है उसके ऊपर। और आप देखेंगे कि अगर हल्का सा आप म्यूजिशियन चेंज करते हैं तो कितना फर्क पड़ता है। आप कर्ज का साउंड ट्रैक अगर सुनते हैं, और उसमें जी जितने भी जो जो वो परफॉर्मिंग गाने हैं, ओम जी शांति ओम हो या पैसा ये पैसा हो, तो जी, उसका जो इंटरल्यूड है, जो बिगनिंग ऑफ द सॉन्ग है, इंट्रो, आप देखेंगे कितना लंबा है। यूजुअली दिस इज बहुत समथिंग जो हिंदी पिक्चर में ढाई ढाई लोग प्रेफर नहीं मिनट, करते थे। ढाई हाँ, ढाई मिनट के होते हैं वो। तो उसमें आप दिखा सकते थे अपना। देखिए, एक हिंदी फिल्म स्पेशली 70s 60 70s 80s तक तो, और 90s तक भी कह सकते हैं, एक बहुत दृढ़ उसका वो था ढांचा, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल था। तो जी, उसमें आपको बहुत कम मौका मिलता था कि कुछ इनोवेशन या कुछ नया चीज दिखाएं। सो वो टू ब्रेक दैट मोल्ड, अब देखिए जैसे आपकी कसम में गाना है जय जय शिव शंकर, उसमें जी, जय ओम जी को समझ में नहीं आया था कि आरडी को इतना बड़ा सेटअप क्यों चाहिए था जय जय शिव शंकर रिकॉर्ड करने के लिए। अब उसमें गाना अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो जी। आर डी बर्मन का मूड बड़ा खराब था रिकॉर्डिंग के टाइम, कि जय ओम 50,000 रुपए प्रकाश लग को, गए। हाँ, ताने मार रहे थे। तो किशोर कुमार ने गाने में बोल दिया, बजाओ बजाओ ईमानदारी जो से बताओ, 50,000। 50,000 खर्चा किए हैं। तो ये चीजें बहुत कम देखने को मिलती थी। और वो इसका एक और एग्जांपल है, जो जी कयामत से कयामत तक में, अगर आप ए मेरे हमसफर सुनते हैं, तो जी वो एक मेरे मेरे मेमोरी में वो एक ऐसा गाना है जिसका जो जी जो ठेका है, जो जो दौलत राम जी ठेका होता था, जी उसके जी। उसके उसके बिल्कुल ऑपोजिट, उसके विपरीत जो परकशन की साउंड है, वो मुझे लगता है कि शायद ए मेरे हमसफर का, दैट्स व्हाई दैट सॉन्ग इज सो ब्रिलियंट। क्योंकि हिंदी फिल्म म्यूजिक के जो जो टेनेट्स हैं, उनको लेके उनके बाउंड्री में कुछ नया साउंड निकालना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, वो अपने एंड आप में एक आरडी बहुत यूज्ड टू बड़ा बी द इनोवेशन ट्रेंडसेटर। था। यस। और जब वो आनंद मिलन कर भी रहे थे तो वो कह रहे थे कि सबसे पहली बात को कि मैं पंचम जी की जगह हम लोग आए हैं, तो वो अपने आप में इतना बड़ा प्रेशर था उनके ऊपर, बहुत बड़ा प्रेशर था कि एक तो नासिर हुसैन की मूवी, मजरू साहब के साथ काम करना, वो ठीक है, वो मजरू साहब को अपने पिताजी के समय से जानते थे, और फिर वो पंचम की जगह उनको होना मूवी में, तो अपने आप प्रेशर था, बट वो निकाल के ले गए थे उस काम को। अरे उसमें एक और कमाल का इंसिडेंट था, ये जो आप बर्निंग ट्रेन में जो घड़ी की बात कर रहे थे ना, द टिकिंग क्लॉक, तो इसमें ए मेरे हमसफर, अब काफी दिन तक तीनों बैठे रहे, मंसूर, आनंद एंड मिलन, एंड बोलते रहे कि हम काम कर रहे हैं। फिर मंसूर मंसूर खान इज अ फैंटास्टिक फैंटास्टिक पर्सन, मतलब वो लिमिटेड नहीं है अपनी फिल्मों से, या ये इस इमेज से। ही इज स्टडीड एट सम ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड विदाउट कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन, माइंड यू। सो आईआईटी बॉम्बे से उन्होंने कंप्यूटर्स किया पर फाइनल एग्जाम नहीं दिया। फिर एमआईटी में इंजीनियरिंग की, फाइनल एग्जाम नहीं दिया। फिर कॉर्नेल में एमबीए किया, फाइनल एग्जाम नहीं दिया। तो 9-10 साल पढ़ने के बाद ऐसा कमिंग क्यों बैक, करते थे आपने तो उनसे बात की है, वो ऐसा क्यों करते थे? उनको लगता था कि ये जो ढांचा है एजुकेशन सिस्टम का ना, ये बहुत ही रिजिड है। इट डज नॉट अलाउ चिल्ड्रन और यंग पीपल टू डिस्कवर थिंग्स, इट टेल्स देम व्हाट टू लुक एट।
सो कहीं उनको लगा कि अगर प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईटी या एमआईटी वो फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, तो पीपल शुड समहाउ ट्राई एंड लिव देयर लाइफ टू लर्न दैट थिंग। तो वो इंडिया आ गए उस टाइम पे और वीडियो लेके आए थे वहां से, यूएस से। सो अपनी वीडियो फिल्म्स यस, बना के खुश थे उसमें वो। एंड एक उन्होंने शॉर्ट फिल्म बनाई जिसमें पहली बार उदित नारायण का वॉइस यूज किया था और उसमें ही आनंद मिलन ने म्यूजिक दिया था। दैट्स हाउ उदित जी, आनंद एंड केम मिलन इनटू साहब पिक्चर। केम इनटू द पिक्चर। तो ये प्री डिसाइडेड था। एक एक बात आनंद मिलन कहते थे कि थोड़े टाइम के लिए कंसिडर किया था कि आइदर उदित जी विल गिव द वॉइस फॉर आमिर खान या अभिजीत की भी बात चल रही थी उस यस, टाइम पे। ही वाज अ यंग सिंगर, आरडी हैड यूज्ड हिम इन आनंद और आनंद। तो यस। खैर जब ए मेरे हमसफर की रिकॉर्डिंग की बात हुई तो मंसूर जस्ट टुक ऑफ अपना, उन्होंने अपना सेल बोट लिया और वो निकल गए मड आइलैंड। एंड फिर वो हवा स्टिल हो गई तो 12-13 घंटे ही वाज एट सी ड्रिफ्ट। तो किसी को पता नहीं था कि मंसूर कहाँ है। नासिर साहब जस्ट कॉल्ड आनंद वन डे इन द मॉर्निंग एंड सेड कि अरे बड़ा बड़ा टाइम ले लिया तुम लोगों ने, वो ए मेरे हमसफर है वो मैं आ रहा हूँ सुनने के लिए, गाना तैयार है? तो दे सेड हाँ तैयार है। अब उनको, उनके पास सिर्फ 5 मिनट थे बिकॉज दैट वाज द ड्राइविंग टाइम फ्रॉम मंसूर साहब प्लेस, सॉरी फ्रॉम नासिर साहब प्लेस टू इनका जो सिटिंग रूम था। तो दोनों भाइयों ने जल्दी जल्दी बात की और बोला अरे क्या बोला था मंसूर ने? तो बोला, मंसूर ने बोला कि ऐसे शॉर्ट्स होंगे कि कैलेंडर पे वो लड़का लड़की डेट काट रहे हैं, दे आर वेटिंग टू मीट। तो उन्होंने भी कहीं आई थिंक वहीं पे बर्निंग ट्रेन से इंस्पायर होके एक घड़ी का साउंड दिया, मोटिव, एंड घड़ी के साउंड के बाद म्यूजिक शुरू किया था। सो वो चीज मंसूर हैड नो आइडिया कि ऐसा ऐसा गाना बनने वाला, बिकॉज ही वाज ब्लिसफुली लॉस्ट एट सी इन द लिटरल सेंस। एंड नासिर साहब रीच एंड नासिर साहब हर्ड द सॉन्ग एंड ही सेड कि नहीं बहुत अच्छा है, इसको ऐसे ही रखते हैं। तो आई थिंक आरडी का इन्फ्लुएंस। Pratham, you may want to clarify your comment on he was lost at sea, so literally, like you can talk हाँ, about तो that. मंसूर वाज एक्चुअली अड्रिफ्ट एट सी बिकॉज अपनी सेल बोट लेके गए थे एंड द विंड्स हैड चेंज। सो 12-13 घंटे के लिए ही वाज कंप्लीटली अनरीचेबल। सो जब वो अपना रास्ता देख रहे थे तो तब ये गाना कंपोज किया गया था। दैट वाज द स्टोरी दैट ही वाज प्रैक्टिकली अड्रिफ्ट। कोई बीच में कोई सवाल पूछना चाहेंगे, कुछ बात करना चाहेंगे तो स्वागत है। हम लोगों को आपस में चर्चा करते हुए 30 मिनट हो गए हैं। किसी के दिमाग में कुछ सवाल हो, So कोई पूछना I've चाहे, opened बताना चाहे। yeah. So anybody, the speaker, anybody can be a speaker. I've opened it up for everybody. So whoever wants to ask a question, go ahead. You can raise your hand and then just do it. सो टिल Okay. दैट टाइम कोई कोई सवाल पूछता है, लेट्स जस्ट व्हाट्स द फर्स्ट आरडी सॉन्ग दैट कम्स टू योर माइंड सर? मेरे दिमाग में जी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। अरे अभी बट हाल ये तो आपने पूछा, क्योंकि ये तो आपने गुगली फेंक दी कि मतलब अब लोग जानना चाहेंगे ऑफिशियली तो एस डी बर्मन का संगीत है ये। तो आप बताएं लोगों को कि हाउ इज आरडी कनेक्टेड हियर? अब आप ये बताएंगे, आप बताएंगे, मैं बताऊंगा तो ज्यादा हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, देखिए जो जहां तक कहा जाता है, कहा जाता है जी, कहा जाता है, जहां तक कहा जाता है कहा कि जाता है जी। आरडी वाज असिस्टिंग दादा बर्मन। दादा बर्मन वाज नॉट वेल जब यस, आराधना का म्यूजिक बन रहा था। एंड ट्यून बिल्कुल अलग रखी गई थी जी, इसकी। बट आई थिंक उस टाइम पे रफ़ी साहब भी शायद हज पे थे या उनकी तबीयत कुछ ख़राब थी। सो दैट्स वाई किशोर कुमार का ऑप्शन एक्सप्लोर किया गया था ये। और दूसरी वजह ये भी थी कि राजेश खन्ना वाज अ न्यू गाय एट दैट टाइम। एंड ओरिजिनली देखिए ऐसा होता है कि गाने पहले रिकॉर्ड होते हैं, स्टोरी पे काम होता रहता है, फिल्म की स्क्रिप्ट बनती रहती है, गाने रिकॉर्ड हो जाते हैं, फिर स्क्रिप्ट बनती है और उसके बाद जब शूटिंग होती है तो जब आप शूटिंग करने जाते हैं तब तक गाने रिकॉर्ड हो चुके होते हैं। तो उस टाइम तक क्या हुआ था कि जब स्क्रिप्ट पे काम चल रहा था तो ओरिजिनली राजेश खन्ना का इस फिल्म में डबल रोल नहीं था। ही वॉज ओनली सपोज टू प्ले द फर्स्ट रोल, द फादर्स रोल। अब हुआ क्या कि शूट इस हिसाब से इन लोगों ने गाना रिकॉर्ड करना शुरू किया। एंड आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई किशोर कुमार ऑल्सो बिकेम एन ऑप्शन, बिकॉज स्टार फिल्म के फादर नहीं थे, राजेश खन्ना नहीं थे, शर्मिला टैगोर थी। तो दूसरा हीरो यंगर बेटे का रोल प्ले करता, शर्मिला टैगोर एक ही कैरेक्टर थी। तो फोकस शर्मिला जी पे था।
एंड इसीलिए नया लड़का है राजेश खन्ना, तो उसके लिए कोई भी सिंगर चल जाएगा, जरूरी नहीं है कि स्टार सिंगर जो उस टाइम पे रफी साहब थे उनको लिया जाए. जी. सो समवेयर stars just aligned for Istra was about to born. Rajesh Khanna to be provided background the vocals by Kishore Da, and Kishore Da bhi is a very innovative singer. उनका यस, और वो समय शायद वो वाला था जब किशोरदा भी चेंज हो रहे थे, हाँ वो थोड़ा कहीं सा कहीं खिलंदड़ेपन में आ रहे थे. हाँ कहीं कहीं Gautam, your audio is सिंगिंग का gone. शौक था उनको. अब आ गया. Yeah. सॉरी. तो किशोर कुमार was traveling in two boats. आवाज अच्छी थी. सैगल साहब ने कुंदन लाल सहगल ने जो उनके आइडल थे, खुद एक बार जी. सुन के कहा था कि टैलेंट है, काफी अच्छा गा सकता है. बट किशोर कुमार द सिंगर वाज नेवर टेकन सीरियसली बाय द इंडस्ट्री बिकॉज दे यूज्ड टू थिंक कि ये बरसाती सिंगर है, कॉमेडियन है. या तो अपने लिए कॉमेडियन. गाएगा, हाँ कॉमेडियन है, या अपने लिए गाएगा, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम दोस्ती के चक्कर में देवानंद इससे गाना गवा लेंगे. यस. अदरवाइज बहुत रेयर था कि किशोर कुमार वाज अ सेलिब्रेटेड सिंगर. ही वाज अ सक्सेसफुल एक्टर, मतलब ठीक ठाक सक्सेस थी उनके पास. आइकॉनिक नहीं थे लेकिन वो. तो आराधना जब एक आध शूटिंग के 2-3 दिन पहले शक्ति सामंत बैठे थे अपने ऑफिस में, और वहां पे सुरेंद्र कपूर जो अनिल कपूर के फादर हैं, उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी श्रीमान श्रीमती करके. तो उन्होंने कहा जरा आइए एक ट्रायल दिखाता हूं मैं आपको. जब शक्ति जी ने ट्रायल देखा तो बोला अरे यार ये स्टोरी तो बिल्कुल मेरी फिल्म की जैसे. फिर पता चला कि दोनों फिल्मों की स्टोरी सचिन भौमिक लिख रहे थे. तो सचिन भौमिक ने बड़ा दोनों बोलने की कोशिश की कि इट्स नॉट दैट बैड, बट फॉर सम रीजन शक्ति सामंता लॉस्ट फेथ इन द स्क्रिप्ट एंड डिसाइडेड कि एक रात पहले बैठ के ना पूरी स्क्रिप्ट रीराइट की. और तब उनके जो राइटर्स थे और शक्ति जी थे, सडनली दे चांस अपॉन दिस आइडिया कि डबल रोल क्यों नहीं कर देते हैं. एंड दैट इज व्हाई यू विल सी कि जो जो बेटे का रोल है उसमें सारे गाने रफी साहब ने गाए हैं, बिकॉज दैट वाज सपोज टू बी द बिगर स्टार सो टू स्पीक. एनीवे, तो जब गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो ट्यून इसकी कुछ और थी, किसी का मूड बन नहीं रहा था. आरडी वाज यंग एंड ही जस्ट, अब म्यूजिक जब रिकॉर्ड भी हो रहा था तो जो हारमोनिका है बिगिनिंग में, माउथ ऑर्गन जो है, वो माउथ ऑर्गन नहीं था, वो सपोज टू बी गिटार होना चाहिए था, बट गिटार. गिटारिस्ट आए नहीं. तो आरडी डिसाइडेड टू प्ले द माउथ ऑर्गन हिमसेल्फ. एंड किशोर कुमार देन रिमाइंडेड, आई थिंक ही इज द वन हु केम अप विद कि वो बंगाली फिल्म में गाना बनाया था, उसकी ट्यून थोड़ी ऐसी थी. सो उससे इंस्पायर होकर थोड़ा सा फास्ट अगर कर देता, एंड सडनली द सॉन्ग कंप्लीटली चेंज. दैट्स व्हाई व्हेन यू हियर आराधना, उसमें क्लियर डिमार्केशन है मेरे सपनों की रानी में और बाकी गानों में. बाकी गानों में आपको दादा बर्मन का टच दिख जाएगा, बट इस गाने में कम दिखता है. इसीलिए मैंने नाम लिया था. चलिए अब ये बताइए कि आरडी का कौन सा गाना आपका फेवरेट है? मुझे अमर प्रेम के सारे गाने बहुत पसंद हैं. That's a great choice. Great यस. choice. अमर प्रेम तीसरी मंजिल, मतलब अमर प्रेम ने ये साबित कर दिया था कि पंचम के ऊपर जो ब्लेम था कि वो केवल इंग्लिश या विदेशी धुनों को चुरा कर, ये थोड़ा सा लोगों को तकलीफ होने लगी थी, तो कुछ ना कुछ करना ही था. तो उस समय फिर पंचम ने दिखाया था कि वो क्या कर सकते हैं. अमर प्रेम अपने आप में एक इतना शानदार उनका काम है. सारे गीत, बड़ा नटखट है वाला भी बहुत अच्छा मुझे लगता है. परसों ही मैं बात कर रहा था. ग्रेट अरेंजमेंट एंड ग्रेट म्यूजिक. चिंगारी कोई भड़के, ये अपने आप में लाइक आप कभी भी सुन लीजिए उनको, कभी भी. बात Manish, your audio is gone. Manish, आवाज नहीं. सॉरी. हेलो. Yeah. हाँ जी, you're back. But he's gone. Gautam, you want to fill the space? Yeah. So I think till the time Manish comes back. So एक बहुत बड़ा एक्विजिशन लगता है कंपोजर्स पे कि आप ट्यून चुराते हैं. बहुत टाइम ऐसा होता है कि दे डू गेट इंस्पायर्ड, बट एक मार्केट प्रेशर, म्यूजिक कंपनी का प्रेशर उस जमाने में,
और प्रोड्यूसर्स का प्रेशर होता था कि प्रोड्यूसर कुछ द वेल ट्रैवल्ड प्रोड्यूसर, मतलब अगर आप ग्रीस में कहीं बैठे हैं या बारबेडोस में बैठे हैं और कोई गाना सुन लेते हैं, देन यू गेट दैट ऑडियो कैसेट या रिकॉर्ड एलपी लेके आते थे, एंड देन कहते थे इसको ऐसे ही कॉपी कर दो, क्योंकि उनको लगता था शायद कोई और सुनेगा नहीं ये गाना। तो ये एक आर डी बर्मन के साथ रहा है कि कई ट्यून्स हैं आर डी बर्मन की विच आर आइदर इंस्पायर्ड बाय some jazz album because he was really very well versed in music, और some famous song जो किसी ने प्रोड्यूसर ने सुना हो या प्रेशर डाला हो। तो ये एक इल्जाम हमेशा लगता था कि ही वाज टू इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्ट, एंड लाइक वी वर जस्ट डिस्कसिंग कि जो अमर प्रेम का साउंड ट्रैक है, और लेटर अगर आप इजाजत सुनते हैं या if you hear 1942 a love story, तो you realize that at the core R.D. Burman was very attuned with the Indian sound, and उनका इन्फ्लुएंस सिर्फ हिंदी फिल्मों पे नहीं रहा है या हिंदी फिल्म म्यूजिक पे नहीं रहा है। a lot of other languages, people who became legends in their own right, मतलब SP Balasubramaniam साहब says that he would practice his singing Hindi songs of R.D. Burman because जो range उस टाइम पे R.D. बर्मन का था वो शायद तमिल तेलुगु गानों में नहीं था। इलायराजा भी कहते हैं कि इन्फ्लुएंस ऑफ R.D. बर्मन ऑन हिज स्टाइल is very clear for everybody to see. In fact, Kamal Hassan would also try and sing Kishore Kumar songs of R.D. Burman music just to get certain just to know certain emotions which were perhaps missing in Tamil songs of that era. So the influence that R.D. has had on generations of musicians, but more importantly also on his contemporaries, because अगर आप कर्ज का साउंड ट्रैक सुनते हैं या a lot of कल्याण जी आनंद जी का जो पोस्ट मिड 70s साउंड है, चाहे डॉन का हो, बॉम्बे 405 माइल्स का हो, एंड एंटायर सीरीज ऑफ फिल्म्स दैट दे मेड फॉर फिरोज खान, तो उसमें फिरोज यू खान, कैन आई वाज सी, अबाउट टू से। या धर्मात्मा का अगर आप साउंड ट्रैक सुनते हैं तो उसमें आरडी का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है, इनफैक्ट कुर्बानी में भी यू कैन मेक आउट दैट दैट्स आरडीज इन्फ्लुएंस। एंड ऐसा भी होता था कि जो सेशंस म्यूजिशियंस होते थे, ये जो वो नवरत्न थे लगभग आरडी यस, बर्मन के, हाँ वो कई जगह बजाते थे एक्चुअली। जॉनी मेरे नाम का आप सुनिए, बहुत समय तक लोगों को यही लगता रहा कि उनका म्यूजिक है। हाँ ऐसा होता है, बहुत कंफ्यूजन होती है, लाइक ये लिरिसिस्ट के साथ भी होता था। अगर आप नदिया से दरिया या मैं शायर बदनाम सुने, जो आनंद जी बख्शी के जी वर्ड्स हैं, बट जी ऐसा जी जी, लगता है ऑटोमेटिकली कि गुलजार साहब का गाना होगा। एग्जैक्टली। तो और बहुत ऐसे इन्फ्लुएंसेस होते हैं। जी, लोग आप पूछ रहे हैं, उनको भी बोलने का मौका मिलेगा, तो वो जो पूछ रहे थे उनको एक बार बोलने दिया जाए प्लीज, क्या चाह रहे हैं वो। स्वागत है उनका। कोई पंचम बोल के प्रेमी और उनको पंचम के प्रेमी और उनको बोलने नहीं दिया जाए तो उनको बहुत नाराजगी होगी, इसलिए उनका स्वागत है, प्लीज। नाम से बोलो। They're not saying anything. गिरीश जी हैं, गिरीश जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए गिरीश जी। बात करो, you have to talk now. Are people shy or the internet is bad? Could be anything. It could probably be a mix of things. Yeah. ऐसे ही गिरीश अगर आपको देखें, आंसू वो पूछ रहे थे। दूसरे बीच में राजेश रोशन की दूसरा आदमी आई थी, उसके सारे स्कोर आप सुनिए तो वो आपको झटके से लगेगा। अगर आप कोई मतलब जो नया नया आरडी का फैन बना है, उसको लगेगा कि ये आरडी के ही सारे गाने हैं। अच्छा ऐसा भी था कि बाद में 80s में आते आते जी बहुत सारे गाने आर.डी. बर्मन के जो रिकॉर्ड हुए थे, बट जी या तो फिल्मों में यूज नहीं हुए या पिक्चरें बंद हो गई। जी तो कई जी गाने हैं, मतलब ये एक गुलशन कुमार ने जब अपना म्यूजिक बैंक शुरू किया था, तब आर.डी. जी। बर्मन पे काफी इन्वेस्ट किया था उन्होंने। तो आजा मेरी जान के जो ओरिजिनल हाँ, गाने वो पूरा का पूरा एल्बम वो उनके गानों का ही था। और अनफॉर्चुनेटली वो जब उसका टाइटल सॉन्ग अपने आप में, मेरे ख्याल से एसबी के जो हिंदी के जो हाँ, टॉप गाने हैं, टॉप 10 है, उसमें उसका हमेशा नाम रहेगा, आजा मेरी ग्रेट जान। ग्रेट अरेंजमेंट। और दूसरा मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है, मे बी इट्स जस्ट अ फैन इन मी जो ये सोचता है, बट आई स्टार्ट
कि आशा जी जुड़ी हुई थी उनके साथ, तो कुछ भी हो सकता है। जी जी, मतलब देयर इज अ क्वाइट अ बिग पॉसिबिलिटी जी। और यही कमाल की बात होती है कि पुराना गाना, अब देखिए ऐसा होने लगता है कि कभी कभी ना जब आप इतने लोगों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि आपको ओरिजिनल काम ही दब जाता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया था 92 में, जब एक जी टेलीफिल्म्स की पहली टीवी फिल्म जी। श्रीमान आंतिक, जी। राज और जावेद जाफरी थे उसमें। जी। उसमें गाना था आशिक की है बारात जरा धूम से निकले। जी जी। वो गाना सुनिए, अब ऐसा लगा कि उस टाइम पे गाना कुमार सानू ने गाया था, बट बाद में पता चला कि वो ओरिजिनल किशोर कुमार है एंड वो एक ओल्ड गाना था जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने यूज किया था। वो उस फिल्म का तो सत्यानाश कर दिया गया बाद में बना के उसके। हाँ, बट ये आपको मैं बताऊं, अभी ये जो आज हम लोग बात कर रहे हैं वो 90s की वजह से ही बात कर रहे हैं। मैंने पिछले हफ्ते एक सीरीज शुरू की थी 90s सॉन्ग करके, और उसमें सबसे पहला गाना श्रीमान आशिक का ही था, जो बाद में जब क्या ये बॉम्बे मेरी जान के नाम से बनी थी। और उस मूवी की सबसे क्लासिक बात ये थी कि गाने जो वो जब क्या है वो ये है मुंबई मेरी जान में, जो गाने की सीक्वेंस है वो पुरानी वाली है, और बाकी स्टोरी लाइन की जो शूटिंग चल रही है वो अलग चल रही है। 4 साल 5 साल का गैप था, तो उसमें साफ दिखा है कि पुरानी शूटिंग है। गाने उसके लाजवाब, फिल्म नहीं चल पाई, गाने बहुत लाजवाब थे। ये राकेश गिरी गोस्वामी ने अपना हाथ उठाया था। बिल्कुल यार, हमारे पास स्पीकर कोई करोड़ों यहाँ पे बैठे हैं, दे आर नॉट आस्किंग अस एनी क्वेश्चन। नहीं, सारा स्पीकर बने, बट दे आर नॉट टेकिंग द आस्किंग एनी क्वेश्चंस। उनको लग रहा है शायद उनके क्वेश्चंस पूछने से पहले ही हम उनके दिमाग में जो आ रहा है वो झांक कर हम जवाब देते जा रहे हैं। Probably. that could well be it, but I'm sure R.D. बर्मन और अगर फिल्म म्यूजिक होता तो कुछ ना कुछ सवाल कहीं ना कहीं से उठ ही जाता है। गिरीश जी, आप कुछ बोलो। एम्पेच्योर सिंगर में भी गाना गा दो, that will be good. गाया करते थे, और बाद में वो उस समय नया आया हुआ था, और बाद में उन्होंने बना लिया था कि वो बाहर से लाके म्यूजिशियंस को देने लगे थे, और किराए पर भी दिया करते थे रिपेंडेशन में, और बहुत अच्छा बजाया करते थे। एंड इवनिंग इन पेरिस जो मूवी थी उसमें उन्होंने सिंथेसाइजर बजाया। और तो हिमेश रेशमिया ऐसे ही नहीं कूद के आ रहे थे, वो बचपन से देख रहे थे कि कैसे चल रहा है काम। एंड हिमेश का भी अगर आप देखें जो इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट रहा है, you can't deny, you may not like the song or you may not like the music, but some of Himesh's arrangements are fantastic. वो ऑर्केस्ट्रा चल रहा था उस समय, ये बाद में बस जहाँ ऑर्केस्ट्रा बंद हुआ और ये जहाँ पर सारा का सारा जो सैम्पलिंग आने लगी और जो एक मिडी का जो यूज होने लगा, उसके बाद से जो चेंज हुआ है। क्या वो एक आदमी, वो मैं कल लास्ट वीक किताब पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि जहाँ 100 लोग काम करते थे, अब जब एक आदमी काम करने लगा तो वो उसकी आत्मा ही मर जाती है। जहाँ एक म्यूजिक का जो टेक ओके होता था, ओके होने का मतलब था कि करीब 100 लोग बजा रहे हैं, जी जी, बड़ी वगैरह सब मिला के, जब सबकी एक जैसी फीलिंग्स होती थी, एक जैसा बजाते थे, एक जैसी आत्माओं के सुर निकलते थे, तब जाके ओके होता था। अब तो वो रहमान साहब ने, उसका मैंने शान का इंटरव्यू सुना था, उन्होंने कहा कि एक दिन रहमान साहब का फोन आया हमारे को, उन्होंने कहा ये लाइन है जरा गा के सुना दो, तो उसने गा के सुनाई, बोला ठीक है इसको व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेज दो। साल भर बाद वो गाना किया, बोला वो जो मैंने केवल बोल के बताया था उनको कि गाना मुझे याद नहीं है कौन सा था, कि मैंने एक लाइन बोल के बता दी, बाद में वो गाने के रूप में थी। तो जब ये पूरा आ गई टेक्नोलॉजी, तो फिर तो बहुत कुछ, आत्मा चली गई तो फिर बदलना ही था। जो ये स्पीकर बैठे हैं ना यहाँ पे, जो कुछ बोल नहीं रहे हैं, इनको मैं हर एक को I'm going to call out their names and ask them. तो शेफाली, you have to ask the question, नहीं तो तुम नहीं बताओ। अमृता जी, आप होस्ट हो तो फिर आप जैसी हो, ये तो बहुत गजब का काम है ये। Okay, we've got Girish actually some live here. गिरीश जी, आप कुछ क्वेश्चन पूछो, नहीं तो मैं आपको फिर बोलूंगी कि माइक आप कुछ, you have to ask. सिनेमा आजकल भी है हमारे साथ। जब सिनेमा आजकल आपका नाम है तो फिर आप कुछ पूछना बनता है, नहीं तो कहिए हम लोगों से कुछ बताइए। हम लोग फिल्मी संगीत के ऊपर, हिंदी फिल्म संगीत के ऊपर बात कर रहे हैं,
और तुम दोनों co-host में ना लोग डरा दिए हैं इतनी बातें करके. You know too much. So यहाँ पे अब लोग डर के बैठे हैं कि we ask a question, will it be important enough or not, or intelligent? Are you sure that you have allowed people to Speak. हाँ मतलब otherwise you can hear them. Everyone is now muted, unmuted. हाँ. Everybody was muted actually. That is the problem. Oh God, अच्छा मेरी गलती थी. I apologize. So all you speak, I'm very sorry for bullying you. गलती मेरी थी. No problem, no problem. So it's a great platform. हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना. हमें तुमसे प्यार कितना, सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग. दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना. हमें तुमसे प्यार कितना, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल. क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना. हमें तुमसे प्यार कितना. थैंक यू. Wow. Wow, it was really Really, very fantastic. gifted. यहाँ पे ना Thank you. एक म्यूजिक प्रोड्यूसर आया था. I think he's not gone away or is he still around? Maybe he can give you something. You never know. Or maybe he's your friend. Who's to say? थैंक यू मैम. Hello. आप बताइए. Okay, सुपरस्टार राज नागपुर की रजनी पूछो. बड़ी भैया प्रणाम. हो तो टाइम वेस्ट कर रहा है. जल्दी कर. सुनाई गई. चलिए क्वेश्चन रजनी बाबू, ओह अच्छा. किसका रास्ता देखे है दिल है सौदाई, किसका रास्ता देखे है दिल है सौदाई, जीनों है खामोशी जल्सों है तन्हाई, दुनिया तुझे भी गौतम भाई, हेलो. चलिए, कोई नहीं पूछ रहा है. ये कुदरत ये में गाना यार तूने तो जब गाना लगा दिया है. ओहो, ये ऐसे थोड़ी एडिटिंग नहीं चलेगी. आई एम म्यूटिंग यू. ओके, तो कैन आई सिंग? तो गाने ना स्पीकर पे नहीं लगाने हैं. यहाँ पे जा तो खुद गा लो, जा क्वेश्चन पूछ लो. तो गाना जी, तो ये कुदरत जो प्रिया राजहंस जी अपना क्रेडिट लेती हैं कि उन्होंने लिखा था और चेतन आनंद जी को. नाइस म्यूजिक. मैं इसको नीचे फेंक दूं? या ओके, गो अहेड.
तेरे चेहरे में वो जादू। PA to MLA संजय यादव, आपके गाने जैसे ज्यादा अच्छे नहीं है बाय द वे। सॉरी, somebody was asking about कुदरत। क्या मैं क्या पूछ बात रहा चल हाँ रही मैं है? हाँ मैं जी पूछ जी। रहा था कि प्रिया राजवंश जी ने शायद कहीं कहा था कि कहानी लिखी उन्होंने थी, बट वो चेतन आनंद जी को उसका क्रेडिट दिया गया, और उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि इस फिल्म में सबसे बड़ी तकलीफ राजेश खन्ना साहब थे। तो अब चूंकि आपने उनके ऊपर इतना लिखा है, तो आप कुछ इस फिल्म के बारे में बताएं, कुदरत के बारे में कुछ लिखते समय आपको ऐसा मालूम पड़ा कि कुदरत के साथ हुआ क्या था असल में? अरे, कुदरत के साथ बड़े कमाल के इंसिडेंट्स हुए। शायद दुनिया की एकमात्र फिल्म ऐसी होगी जिसका डायरेक्टर खुद कोर्ट गया उसकी रिलीज रोकने के लिए। तो ये बात सही है कि प्रिया राजवंश वर्कड ऑन द स्क्रिप्ट। प्रिया राजवंश एंड चेतन आनंद हैड अ ग्रेट रिलेशनशिप, एंड कई साल तक साथ में थे वो। कुदरत लिखी जा रही थी विदाउट द इंटेंशन ऑफ कास्टिंग राजेश खन्ना। चेतन साहब was a very well established director, and I think कहीं राजेश खन्ना सीन पे थे नहीं। फिर जो प्रोड्यूसर आए, उन्होंने कहा कि राजेश खन्ना इंटरेस्टेड है। राजेश खन्ना का डेब्यू चेतन आनंद के साथ हुआ था आखिरी खत में, एंड इवन जी दो थे। राजेश खन्ना वाज सपोज्ड टू बी लॉन्च्ड बाय जीपी सिप्पी विद ग्रेट यस, फैनफेयर, आखिरी खत पहले रिलीज हो गई। बहारों के फिल्म, सपने थी एक्चुअल में जी। जी, फिल्म की शूटिंग तक कोई इश्यू नहीं था। चेतन साहब के बेटे हैं केतन आनंद, उन्हीं के नाम जी पे उनके चाचा देव साहब ने अपनी कंपनी का नाम नवकेतन रखा था। जी तो केतन साहब कहते हैं कि शूटिंग तक बात बिल्कुल ठीक थी, कोई इश्यू नहीं था। टुवर्ड्स द एंड, और जब पिक्चर का पहला कट रेडी हुआ, तो समवेयर राजेश खन्ना फेल्ट कि एंड तक आते आते देयर इज टू मच ऑफ फोकस ऑन राजकुमार कैरेक्टर। राजकुमार साहब के डायलॉग्स उनको ज़्यादा हैवी ड्यूटी लगने लगे। उनको लगा कि इतने बड़े सेटअप में, मतलब आरडी का म्यूजिक हो गया, आई थिंक चेतन आनंद का नाम हो गया। फली मिस्त्री या जाल मिस्त्री में से कोई एक सिनेमाटोग्राफर थे वो, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, राजकुमार, प्रिया राजवंश, ह्यूज स्टार कास्ट। समवेयर राजेश खन्ना स्टार्टेड फीलिंग की फोकस चला गया उनके ऊपर। और ये बात जो थी वो आगे जाके सौतन में भी उन्होंने एक्सपीरियंस की थी, और सौतन को भी उन्होंने काफी टाइम तक रोक के रखा था फिल्म को। सावन कुमार की बर्बादी वहीं से शुरू हुई है फिर। जी, सावन कुमार कहते हैं कि बट हैट्स ऑफ टू सावन जी, मतलब राजेश खन्ना खींच के वाज अ ले गए ह्यूज बट वो। स्टार, बट यस सावन जी ने भी कहा कि भाई मेरा नजरिया है, मैं क्यों चेंज करूं, फिल्म रोक दूंगा, किसी और के साथ बनानी है किसी और के साथ बनाऊंगा, लेकिन चेंज नहीं करूंगा। तो कुदरत जब रिलीज होने लगी थी तो कहीं पे प्रोड्यूसर को इन्फ्लुएंस करके एक एक कट, डिफरेंट कट बना के, जिसमें राजेश खन्ना पे ज़्यादा फोकस था या राजकुमार पे कम था, कोशिश की गई रिलीज करने के लिए। केतन साहब कहते हैं कि चेतन साहब ने फिर कोर्ट को अप्रोच किया, इंजंक्शन लिया, फिल्म की रिलीज रुकवाई, वापस अपनी फिल्म पे हक जमाया और फिर पिक्चर रिलीज की। बट राजेश खन्ना की ये एक पर्सनालिटी क्वर्क भी कह सकते हैं, दैट जिनके ईगो साथ वो बहुत बहुत, था उनके अंदर। वो ईगो तो बहुत, मेरे ख्याल से उस मामले में वो कहा जाता है कि उनसे बड़ा ईगो किसी का हुआ नहीं इंडस्ट्री में, और शायद वही उनको खा गया बाद में। नहीं, ईगो बहुत सारे स्टार्स का ईगो रहता है। कुछ ओवर्टली कर देते हैं, कुछ कोवर्टली जी करते हैं। जी जी ऐसा जी कहते हैं कि बंधुआ करके एक पिक्चर थी, अमिताभ बच्चन जी माधुरी दीक्षित की ओनली फिल्म जी टुगेदर, जी जेपी दत्ता वाज द डायरेक्टर। जी और ऐसा कहते हैं कि शूटिंग चल रही थी उस दिन, अमित जी का पैकअप हो गया था या काम नहीं था, अमिताभ बच्चन लैंडेड ऑन द सेट्स, एंड अमिताभ बच्चन हैज अ वेरी वैक्ड आउट सेंस ऑफ ह्यूमर ऑल्सो। तो वो हंसी मजाक चल रहा था, शायद सेट्स पे चल रहा होगा। एंड जेपी दत्ता इज ऑल्सो वन मैन आर्मी। उनका भी काफी स्ट्रिक्ट हैं, वो अपने सेट्स पे रहते हैं। तो जी शायद कुछ हुआ, उन्होंने कुछ कुछ बोल दिया, आवाज ऊंची कर दी या डांट दिया, रियलाइज नहीं किया कि अमिताभ बच्चन को डांट रहे हैं आप। तो कहते हैं कि अमित जी ने कहा कि ठीक है, माय 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 अपॉलॉजी, सॉरी, एंड वो सेट से चले गए, और ऐसा गए कि कभी फिर आए, वापस नहीं आए वो। लौट गए नहीं। तो ईगो बहुत लोगों में होती है, बट राजेश खन्ना का ये था कि
he would often fight with the people who were closest to him. महबूबा की शूटिंग में भी ये 80s के टाइम तक आते आते ना ये उनका हो लार्जर देन लाइफ गया काफी हो गए थे. था. यस, महबूबा का वो जो मेरे ख्याल से क्लाइमैक्स था उसमें एक डेथ सीन था उनका, वो किया तो एक टेक और मांग लिया शक्ति सामंत ने. तो राजेश खन्ना ने बोला कि ये राजेश खन्ना है, इससे बढ़िया टेक तुमको नहीं मिल सकता. तो शक्ति जी ने कहा ठीक है लंच ब्रेक कर लेते हैं, ओके करके. अब खाना वाना खा लिया. खाना खाने के बाद कहीं खन्ना साहब ने रियलाइज किया कि नहीं, शायद डायरेक्टर ठीक ही कह रहे थे. तो वापस चल रहे थे सेट्स की तरफ, तो उन्होंने कहा कि अरे एक और ले लेते हैं उसका. तो उनकी भी ईगो थी शक्ति जी की, तो उन्होंने कहा नहीं, अब तुमने दे दिया सबसे बढ़िया टेक, अब कोई जरूरत नहीं है लेने की. तो शक्ति जी के जो बेटे हैं अशिम सामंता, वो कहते हैं कि काश मेरे फादर का ईगो नहीं आया होता और उन्होंने वो टेक ले लिया होता, तो थोड़ा सा लोग ऑडियंस इतना हंसती नहीं उस सीन पे. तो ऐसे कई किस्से हैं. राजेश खन्ना ने आते के अंत में आते आते वो कर लिया था कि लोग हंसने लगे थे. जिस तरह की उन्होंने मूवीज की हैं अपने ऑरेंज बाल करने के बाद, वो एक्चुअल में वो होता यही है कि आपको जो एक लाइमलाइट की आदत पड़ी रहती है, अपने आसपास आप देखते हैं कि एक करोड़ों लोग होते थे, फिर आप घर में अकेले हैं, तो वो एक जो खाने लगती है चीज, वो बड़ी दुखदाई होती है, बहुत दुखदाई वो होती होती है. है. और एक्चुअली देखिए, ये हमारे लिए भी ट्रू है. मतलब आज आई मे नॉट बी एन एक्टर, बट मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, अगर मैं ध्यान नहीं रखूंगा तो प्रोफेशन मेरा ध्यान नहीं रखेगी. सो वो भी एक बात है. वो आई थिंक राजेश खन्ना जी की एक और खासियत कह सकते हैं उनकी जिंदगी की, ये रही है कि इट हैज बीन अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर लॉट ऑफ अदर पीपल. दे हैव रियलाइज दैट एक हद से ज्यादा अगर आप पुश करेंगे तो फिर चीजें चली जाएंगी. अब ये बख्शी साहब का गाना है और आरडी का ही म्यूजिक है. अगर आप आपकी कसम का कुछ गाना लोग देखें, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते. वो लौट नहीं आते. तो वो है ना, कुछ लोग आपको ये सिखा के जाते हैं कि आपको जिंदगी में क्या नहीं करना है, जी और जी, ये बहुत बड़ी लर्निंग होती है. और ये क्या मतलब करना देखिए, है ये तो दोनों बहुत लोग सिखा के जाते हैं. दोनों दोनों यही मिल गए एग्जाम्पल. आरडी सिखा गए क्या करना है. सिनेमा आजकल का हाथ उठा हुआ है भाई, लो. हाँ जी. Hi Gautam sir. So हाय. I have two questions for you. One कि डी बर्मन साहब ने सॉन्ग्स बहुत अच्छे दिए, but nobody talks about their background score like शोले और शान, वो भी कमाल के होते थे. So I just want कि आपके पास कुछ अच्छे बैकग्राउंड स्कोर से रिलेटेड स्टोरी हो तो वो शेयर करें. एंड बर्मन साहब का जो कॉम्बो बख्शी साहब के साथ था, आई गेस इट इज द बेस्ट. तो उससे रिलेटेड अगर कोई एनेक्डोट हो तो वो भी आप प्लीज शेयर करें. दोनों ही बातें आपकी बिल्कुल सही है. अब आरडी बर्मन रियली वर्कड ऑन ग्रेट एसोसिएशंस. तो आनंद बख्शी प्लेड अ स्टेलर रोल इन आरडी बर्मन्स करियर. सम ऑफ हिज ग्रेटेस्ट सॉन्ग्स आर रिटन बाय बख्शी साहब. एंड बख्शी साहब ने दादा बर्मन के साथ भी काफी काम किया है. तो उनके लिए वो पंचम जी वाज ऑलमोस्ट लाइक अ सन टू हिम. तो बख्शी साहब की खासियत तो ये थी कि वो बहुत फास्ट लिखते थे, बहुत सिंपल लिखते थे, और बहुत ऑप्शंस देते थे. मतलब एक ये कहानी बेताब की टाइम की है. अगेन आरडी का म्यूजिक था और आनंद बख्शी वाज राइटिंग द सॉन्ग्स. तो बादल क्यों गरजता है जो गाना है, उसमें 50 मुखड़े लिख के अंतरे लिख के दे दिए थे कि आपको जो यूज करना है यूज कर लो इसमें से. तो उतना टैलेंट अगर होता है, आप हेल्प कर सकते हो एक एक म्यूजिशियन को. क्योंकि हिंदी फिल्मों में क्या होने लगा था चलन, कि पहले ट्यून बनती थी, फिर वर्ड्स फिट किए जाते थे. तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है लिरिसिस्ट को. क्योंकि अगर कहीं पे म्यूजिक डायरेक्टर अटक जाए कि ये साउंड या ये नोट मुझे चाहिए, और अगर उस पर वर्ड ठीक ना बैठे, तो बहुत बहुत फर्क पड़ सकता है किसी के करियर में. इस कॉन्टेक्स्ट में वेरी फ्यू पीपल कम क्लोज टू आनंद बख्शी, जो वर्ड आपको ऑप्शन देना है. अब आप जैसे महाचोर एक फिल्म है, अगर उसमें आप गाने सुने, जो टाइटल सॉन्ग है मेरा नाम यारो महाचोर है पर महाचोर कोई और है, उसमें एक लाइन है, मैं चांदी का छल्ला वो सोने की रिंग, मैं गलियों का राजा वो महलों का किंग. तो वर्ड्स ऐसे हैं जो अगर म्यूजिक ना भी हो पीछे तो दे साउंड लिरिकल टू यू. तो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है आरडी बर्मन की करियर में आनंद बख्शी ने. बाद में ऑफ कोर्स गुलजार साहब आल्सो प्लेड अ ह्यूज रोल.
एंड टू सम एक्सटेंट लेटर हाफ में अगर आप देखें तो जावेद अख्तर का जो कंट्रीब्यूशन रहा है आर डी बर्मन के करियर में, वो भी बहुत बहुत बेहतरीन कंट्रीब्यूशन है। 1942 लव स्टोरी, एक और फिल्म आई थी गर्दिश, जिसकी बात इतना नहीं करते लोग, उसमें एक एस पी बाला सुब्रमण्यम साहब का एक बहुत ही बढ़िया गाना है, हम न समझे थे बात इतनी सी, ख्वाब जी, शीशे की गर्दिश और दुनिया द्रोही पत्थर की। शायद, जी द्रोही भी शायद उन्हीं का द्रोही भी काम था। उन्हीं का 2 काम गाने था। किए थे उन्होंने उसमें, हाँ, मनीष शर्मा और अलिया भी थे उसमें, बट जी। हाँ वो समय का यस। बट ये जो आप मूवीज के नाम गिना रहे हैं वो वाकई में बड़ा अंडरस्कोर रही हैं और कि लोगों ने आर डी उनका। बर्मन का ब्रिलियंस देखिए, अगर आप मजरू सुल्तानपुरी का कंट्रीब्यूशन देखिए उनकी लाइफ में, तो जी जबरदस्त करके एक पिक्चर थी जो जी जी दिलीप जी जी कुमार, धर्मशी कपूर, अमजद खान, जीनत अमान, बहुत ही आशा पारेख, मतलब ह्यूज स्टार कास्ट थी। जबरदस्त फिल्म का नाम था, टाइटल उसका टाइटल ट्रैक था जो आर डी ने कंपोज किया था। वो पिक्चर फिर नासिर साहब और दिलीप साहब के बीच में कुछ अनबन हो गई, तो आउट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर दिलीप साहब, नासिर हुसैन डिसाइडेड नॉट टू मेक दैट फिल्म फॉर सम पीरियड। फिर बाद में जाके संजीव कुमार सनी को देओल लेके के। सेम फिल्म बनी थी, जी बट उसका जो टाइटल ट्रैक था जी वो हरजाई फिल्म में यूज किया था आर डी बर्मन ने फॉर रणधीर कपूर। तो यस वो जो और गाना है, तुझसा हसी देखा ना कोई, तू यस होगी मेहरबान कभी ना कभी, तो जी उसमें जबरदस्त की जगह दे यूज द वर्ड कश्मकश, कश्मकश ऐसे करके वर्ड यूज कश्मकश किया था। कश्मकश, हाँ कश्मकश बीच में जी। आता है। रणबीर कपूर की आपने बात कही है तो वो तो अपनी फिल्म कैरियर को पूरा का पूरा क्रेडिट देते हैं पंचम दा को। वो कहते अरे हैं कि वो भाई वो नहीं उसमें होते तो कोई मैं होता डाउट ही नहीं। नहीं है। मैं गिल्टी हूँ इस बात का कि मैंने 2-3 आर्टिकल भी लिखे, जी रणधीर साहब के साथ 1-2 बार इंटरेक्ट भी किया। इज अ वंडरफुल पर्सन, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, वेरी वेरी डाउन टू अर्थ, एंड एक्सीडेंटल स्टार जो होता है ना, वो अपने आप को वो कहते हैं, और वो कंप्लीट हाँ, 100% क्रेडिट देते हैं। बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं अपने बारे में। या ही स्पीक्स हिज माइंड। बहुत पूरा क्रेडिट आर डी बर्मन को जाता है। जवानी दीवानी हो, हरजाई हो, ढोंगी हो, यस कितनी फिल्में उनकी, पुकार, कस्मे वादे, मिले जो कड़ी कड़ी गाना, बीवी ओ बीवी, या वो मतलब सारे आरडी का उसमें बहुत बड़ा रोल है। इनफैक्ट बहुत बहुत गाने ऐसे थे जो आर डी बर्मन ने ऋषि कपूर और रणधीर कपूर के लिए स्पेसिफिकली कंपोज किए थे। जैसे वारंट का जो गाना है, रुक यस जाना वो जाना, वो बातें करती जाना, वो गाना ऋषि कपूर के यस लिए कंपोज किया था आर डी बर्मन ने। बट बिकॉज जो बाद में देव देखा। साहब हर्ड इट एंड ही सेड ट्यून बहुत अच्छी है, मुझे दे दो करके, तो और काफी वो ये रोल रहा है। बड़ा होता था। इश्क एक गाना है या वो जो हेलेन के साथ है जिसमें आरडी ने अपनी वो आवाज दी है कि वो चश्मा लगा के और मूंछ लगा के हाँ, मेरी राजेश जा खन्ना मैंने कहा। अच्छा मैंने कहा उसमें वो बीच में जो आ जाते हैं, वो उनका कोई सीन नहीं था राजेश खन्ना का। वो गाना सुना उन्होंने कहा ये मेरे ऊपर पिक्चराइज होगा, उनके लिए वो लड़ जाते थे। हाँ, उनका बैकग्राउंड काफी की अच्छा। हम लोग, जी हम लोग बात कर चुके थे, बट फिर भी आपको बता दें अभी बात की तो सत्ते पे सत्ता में जो बैकग्राउंड में कई चीजें ऐसी थी कि जैसे वो उसका नाम विलन का नाम क्या रखा था बाबू उन्होंने उसमें, अमिताभ का बाबू। बाबू बाबू जब चल के बाबू आता तो जो बाबू की आवाज है वो जो आवाज है वो अपने आप में एक आवाज है। आप अगर शोले को देख के चलते हैं तो उसमें जो बजाया गया है, जो लोगों को बहुत बाद में समझ में आया कि वो बज क्या रहा था, तो जब संजय चक्रवर्ती जो उनके बासुदा के जो बेटे हैं उन्होंने बाद में बताया था कि ये क्या चीज बज रही थी। बहुत सारी चीजें हैं वो एक्चुअली बैकग्राउंड स्कोर में उनको ज्यादा मौका मिलता था अपनी करामात दिखाने का। बहुत बहुत सारी आप हर मूवी में उठा के देख लीजिए, बैकग्राउंड स्कोर में कुछ ना कुछ आपको ऐसी सुनने वाली बात है कि आप, जैसे अब मेरे साथ अब ये हो गया है कि मैं गाना सुन, जब तक आज से करीब 8-10 साल पहले तक सिर्फ गाने सुनता था, अब मैं ये सुनता हूँ कि वो बज क्या रहा है, क्योंकि मैं ज्यादातर लोगों के नाम जानने लगा हूँ पढ़ के। और जैसे गौतम भाई हैं, ऐसे लोगों से बातचीत होती है तो और कुछ मालूम पड़ता है, तो मुझे वो दिख रहे होते हैं कि मनोरही दा का चल रहा है, अच्छा इसमें जी। ये इनका ड्रम चल रहा है, सोनी जी बजा रहे हैं, तो वो जब आपको मालूम है कि सितार रईस खान साहब का है मदन मोहन के म्यूजिक में, फिर जब आप उस गाने को सुनेंगे तो आपका मजा दुगना हो जाएगा। आप एक बार हाँ, कोशिश करके ऐसे देखिएगा इस तरह से सुनने की। ऐसे ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं जो विच मेक यू अंडरस्टैंड द ब्रिलियंस। जैसे जैसे आंधियां करके एक फिल्म आई थी, जो पहली नवकेतन की फिल्म थी, मुनमुन देव जी साहब ने प्रोड्यूस किया था और चेतन आनंद ने डायरेक्ट किया था। उसमें जो म्यूजिक है वो उस्ताद अली अकबर खान का म्यूजिक है। और अगर आप देखें, कई कई ऐसे गाने हैं जहाँ पे पंडित
हरिप्रसाद चौरसिया ने फ्लूट बजाया, जैसे हीरो का जो थीम है जी, वो उन्होंने उनका ही फ्लूट है। बजाया है। शोले में उन्होंने तबला भी बजाया है। इनफैक्ट बहुत कमाल की बात यह है कि कुछ कुछ ही यूज्ड टू प्ले द तबला ऑल्सो, तो हरि जी ने आर डी बर्मन के लिए कई फिल्मों में बैकग्राउंड स्कोर में तबला भी तबला बजाया है। बजाया है। आप वैसे वो धन्नो अगर वाला जो सीन है पूरा भवानी शंकर जी का है जी ना? जी जी वो वाला उनका है। तो अगर बहुत ऐसे there's a lot of information out there, तो एक किताब है आर डी बर्मन द मैन द म्यूजिक, अनिरुद्ध भट्टाचार्य और अनिरुद्ध की, बालाजी मित्तल की। अनिरुद्ध ये जी वो बहुत ही अच्छी किताब क्लासिक है, है वो। जरूर पढ़िए उसको। वेरी वेल रिटन बुक, एंड मोर देन बीइंग अ गुड वेल रिटन बुक, इट्स अ एक्सीलेंट रिसर्च्ड बुक। एंड उन्होंने जो ये नवरत्नों के बारे में उसमें बात की है, जो आर डी बर्मन के बर्मन बैकग्राउंड, साहब के ऊपर भी जो किताब है। जी जी वो भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। कई डॉक्यूमेंट्रीज हैं विच आर इजीली अवेलेबल नाउ, और थैंक्स टू स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स वहाँ पे ना ऐसी ऐसी फिल्मों के साउंड ट्रैक्स जिनमें बैकग्राउंड स्कोर जो मिलता नहीं है यूजली, वो दिख जाता है। तो अगर दिख आप जाता है, सिलसिला का साउंड ट्रैक सुनेंगे स्पॉटिफाई पे, तो जो बैकग्राउंड स्कोर है वो हरि अपने जी आप में और अलग शिव कहानी जी का, कहता है, वो अपनी वो अलग, अलग ही है। बिल्कुल आपने सही बात कही, बिल्कुल अलग कहानी है। धर्मात्मा में अगर आप कल्याण जी आनंद जी का बैकग्राउंड स्कोर सुने, वाह! बेताब का एकदम, टाइटल स्कोर अगर आप देखिए तो घोड़े घोड़े दौड़ के आ रहे हैं, वो जो सीन है पूरा का पूरा, या और इनफैक्ट ये वो एक और एक एल्बम है, एक डीजे हैं डैन द ऑटोमेटर करके है, उनके दो दो वॉल्यूम्स में है। और उसमें उन्होंने जो सैंपल्स लिए हैं कल्याण जी आनंद जी के, आर डी बर्मन के, और बैकग्राउंड स्कोर्स को लेके उन्होंने अपने एल्बम बनाई है पूरी। बहुत अच्छी एल्बम है वो भी। इट्स ग्रेट ओके, फन टू कीप यस। प्लेइंग इट इन द बैकग्राउंड। आज का आज का सेशन आज हम लोग यहाँ खत्म करते हैं, देखते हैं लोगों को कैसा लगा है, फीडबैक आता है तो फिर किसी दिन मुलाकात करेंगे। आज आप लोगों को ये बता दें कि बहुत सवेरे सवेरे हमारे नवनीत जी ने हम लोगों को चौंका दिया। आज या कल की बात है और ये आज का सेशन रख दिया गया। गौतम जी को तो इतनी जरूरत नहीं रहती है तैयारी करने की, वो इसी क्षेत्र में है। मैं तो ज्यादा नहीं पढ़ा लिखा हूँ इस मामले में, बस थोड़ा बहुत है। तो मैं सवेरे से बड़े स्ट्रेस में था कि आप इतने लोग हैं, क्या बात, 1 घंटा निकाल दिया कैसे। अगर आप लोग तो अरे आज नहीं, का इट वाज अ प्लेजर। Very good job. You're very knowledgeable. There's no doubt. ये आपने बिल्कुल मतलब एक सफेद झूठ सा कह दिया है कि मतलब आपको प्रिपेयर करना पड़ा, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। नहीं ऐसा, It was अगर मैं ये नहीं करता तो फिर ये बात आपसे, मैं आप जैसे ज्ञानी लोगों से ये कैसे सुनता कि आप नहीं आपको बहुत आता है। आप देखिए हम लोग नहीं, यू वेरी काइंड। I'll connect again। मैं इंडोनेशिया में रहता हूँ तो 10:15 बज रहे हैं और मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। अगर आप लोग कैरी करना चाहें प्लीज करिए, मैं आपसे फिर मुलाकात करता हूँ, चलेगा? नहीं, It was truly pleasure to listen to you, Dr. Sir, and Gautam ji and Amruta Madam, to all of you. It was our really pleasure. और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मनीष जी, गौतम सर और अमृता मैम, थैंक यू हम रमनीत। लोग को होस्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहा, अनडाउटेडली बहुत अच्छा रहा। थैंक यू एवरीवन फॉर अगली बार जॉइनिंग। थोड़ा अच्छी सी तैयारी के साथ आएंगे हम लोग। Okay. And Sure, anybody sure. to ask one last question पूछ लो, या अगर मनीष को भागना है तो भाग सकता है। नहीं कोई ऐसा कुछ नहीं है, किसी को सवाल है तो अवश्य, क्योंकि हम लोग जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं हम लोग रात भर बात करते रहेंगे। गौतम जी को समझ में आ गया, मुझे भी समझ में आ गया, हम दोनों अकेले ही बात करते रहेंगे। That's probably true. Okay. सारे चुप से हैं हमारे स्पीकर्स, दे आर नॉट वेरी गुड स्पीकर्स। आई थिंक वो सबने म्यूट एक्चुअली करा गाने, था क्योंकि वो पीछे आर डी बर्मन के गाने सुन रहे हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है। Yeah, definitely. We are a big fan of R.D. Burman, and I also sang one song. So it was pleasure to connect with all of you, ma'am. Okay. Okay, अब बाय बाय कर लो सारे एक थैंक दूसरे यू ऑल, बाय बाय। थैंक यू गौतम जी, थैंक यू अमृता जी, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।